हेलो फ्रेंड्स, हम आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं और इनमें से कुछ राज्य हैं जिन्हें विशेष दर्जा है। इन राज्यों को जो विशेष दर्जा दिया गया है वो आर्टिकल 370 और 71 के तहत था। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को दिया गया 370 के तहत विशेष दर्जा जो था वो हमने ख़त्म कर दिया और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया, संघ शासित प्रदेशों में विभाजित हो गया। एक लद्दाख बन गया और एक जम्मू एंड कश्मीर बन गया। दूसरा, मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ कि 370 को लेकर जो बीजेपी के मैनिफेस्टो में था हटाना, विशेष दर्जे को लेकर बहुत सारी बातें होती थी। वहाँ पर हम बात करते थे कि इंडियन पेनल कोड लागू नहीं होता था, हमारी सीआरपीसी लागू नहीं होती थी, पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए कानून लागू नहीं होते थे, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड लॉ लागू नहीं होते थे। क्या आप जानते हैं कि ऐसा स्टेट एक और भी है जहाँ पर भी इस प्रकार के प्रावधान हैं और वो स्टेट्स हैं पूर्वोत्तर स्टेट्स। और उन पूर्वोत्तर स्टेट में हम एक पैराडाइज अनएक्सप्लोर्ड या ये कहें कि त्योहारों का राज्य, पूर्व का स्विट्ज़रलैंड, नागालैंड को आज पढ़ेंगे, जहाँ 371A के तहत विशेष प्रावधान है। वहाँ के क्या विशेष प्रावधान हैं और वहाँ पर जो इंसर्जेंसी चल रही है उसका क्या कारण है? क्या कारण है कि वो डिस्टर्ब्ड एरिया दोबारा होम मिनिस्ट्री द्वारा डिक्लेयर करना पड़ा दिसंबर 2020 तक। इसके साथ हम वहाँ के नागालैंड में इंसर्जेंसी शुरू होने का क्या कारण था इसकी भी बातें अपन करेंगे, उसके हिस्ट्री की भी बात करेंगे। स्वतंत्रता के बाद नागालैंड की क्या स्थिति रही ये भी बात करेंगे और वर्तमान में नागालैंड में क्या स्थिति है और वहाँ के संवैधानिक प्रावधान किस प्रकार का है, उनके लिए हमने हमारे संविधान विशेष प्रावधान किस प्रकार करता है, ये भी बात अपन आज करेंगे। नागालैंड पूर्वोत्तर का एक छोटा सा स्टेट है जिसका क्षेत्रफल 16,579 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ की पॉपुलेशन 20 लाख के आसपास है, यानी 19.8 लाख 2011 की जनगणना के हिसाब से। एजुकेशन लेवल पूर्वोत्तर स्टेट में सबसे ऊंचा है। 85% लोग यहाँ की साक्षरता है। ऐसे 2011 की जो हमारी पॉपुलेशन सेंसस था उसके हिसाब से तो देखें तो 79.8% हैं। यहाँ बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं और यहाँ की राजधानी है कोहिमा। ऐसे कोहिमा नागालैंड का दूसरा बड़ा शहर है। सबसे बड़ा शहर है दीमापुर। दीमापुर भारत का पूर्वोत्तर का सबसे लास्ट का रेलवे स्टेशन है, आप नहीं पता है तो। कोहिमा रेलवे से नहीं जुड़ा हुआ है। कोहिमा दूसरा बड़ा शहर है। ये जो पूर्वोत्तर के 7 स्टेट हैं ये 7 सिस्टर ऑफ इंडिया कहलाते हैं। ऐसे 7 सिस्टर ऑफ इंडिया शब्द जो हैं वो जनवरी 1972 के अंदर असम के एक IAS अफसर ज्योति प्रसाद साइकिया जब त्रिपुरा में एक रेडियो टॉक शो में भाग ले रहे थे, उस समय पूर्वोत्तर के 7 राज्यों के लिए इन्होंने ये शब्द प्रयोग किया और आज हम सब 7 सिस्टर ऑफ इंडिया पूर्वोत्तर के 7 स्टेट को कहते हैं। सिक्किम को इसलिए नहीं कहते कि सिक्किम 1975 में बना था, पहले सिक्किम था नहीं।
और सिक्किम थोड़ा सा अलग भी है, पूर्वोत्तर से थोड़ा अलग है। यहाँ के लोग कानों में बूंदें पहनते हैं और बूंदें पहनने के कारण ब्रह्मी भाषा में, म्यांमारी भाषा में उस बूंदों को नाका कहते हैं और ये यहाँ के लोग हैं, ये नाका कहलाते हैं। नाका वास्तव में कोई जनजाति नहीं है, जनजातियों का समूह है। यहाँ कई प्रकार की ट्राइब्स हैं, 16 प्रकार की ट्राइब्स हैं, जिसमें आगामी, आओ, कानिया, कुकी, लोथा, फोम, फंचुरी, रेंगमा, सेंगथम, सुम्मी, ऐसी 16 ट्राइब्स हैं जो वहाँ रहती है। परंतु ये सब जातियाँ नागा इसलिए कहलाती हैं कि यहाँ की संस्कृति, इनकी परंपराएं, इनके रीति रिवाज, ये सब एक जैसी है, इसलिए ये सभी लोग नागा कहलाते हैं। नागा, ये जो जनजातियाँ हैं, ये असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और म्यांमार में भी फैली हुई है। जो पूरा का पूरा एरिया जहाँ पर ये नागा जनजातियाँ फैली हुई है उसको नागालिम बोलते हैं। नागालिम अपने आप में एक मैं आपको बताऊं, वहाँ के नागालैंड के लोगों का सपना है। जिस प्रकार अपन सपना देखते हैं ना, अपन ये कई बार कहते हैं कि जो भारत आर्यवर्त है या भारत जो ग्रेटर इंडिया है, जिसके अंदर अफ़गानिस्तान, बर्मा, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब आते हैं, वैसे के वैसे नागालैंड के लोग भी ये मानते हैं कि नागालिम जो हैं, नागालैंड जो हैं, इसके अंदर मणिपुर के अंदर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर, असम के अंदर और म्यांमार के अंदर भी जो हमारी जनजातियां, नागा जनजातियां रहती है, वो जनजातियां भी हमें शामिल होकर एक नया स्टेट बनाया जाना चाहिए, ये उनकी मांग है। ये स्टार्ट से एक ऑटोनॉमस एक स्टेट के रूप में स्थापित होना चाहते थे और आज भी वहाँ के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ के जो इंसर्जेंसी को बढ़ाने वाले जो ग्रुप्स हैं, जिनको मैं ये कहूँ कि मिलिटेंट हैं, वो ये मांग उठाते रहते हैं। अब सवाल ये है कि इतना अच्छा राज्य कश्मीर को जिसे स्वर्ग कहा जाता है, नागालैंड को अस्पष्टीकृत स्वर्ग कहा जाता है, तो यहाँ इंसर्जेंसी क्यों फैली? इसलिए फैली क्योंकि आप जाने तो 1826 के अंदर असम पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया और जब असम पर अधिकार कर लिया तो आसपास का जो हिल्स एरिया था उस पर भी उनके अधिकार हो गए। अंग्रेजों ने 1861 के अंदर जाते जाते नागा हिल्स डिस्ट्रिक्ट बना दिया और इस नागा हिल्स डिस्ट्रिक्ट जो हैं, यहाँ पर नियंत्रण रखने के लिए उन्होंने, ट्राइब्स पर कंट्रोल रखने के लिए कोहिमा के अंदर एक छावनी स्थापित कर ली। 19वीं सदी तक ये चलता रहा क्योंकि अंग्रेज़ों का मूल उद्देश्य जो था वो ये था कि असम के अंदर और इम्फाल वैली जो है उसके अंदर का जो व्यापार है उसे आगे बढ़ाया जाए और उनको बेनिफिट लिया जाए, और वो अंग्रेज कर रहे थे। फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर नागा लेबर कॉर्प्स ने फ्रांस के अंदर लड़ाई लड़ी, फर्स्ट वर्ल्ड वार में भाग लिया और 1917 के अंदर वहाँ से जब ये कॉर्प्स वापस आई तो जनवरी 1918 के अंदर कोहिमा में पहला नागाओं का एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बना, एक पैन नागा ऑर्गेनाइजेशन बना। खोसा जिन्याई जिनका नाम था, एक डॉक्टर थे, उनके नेतृत्व के अंदर इस प्लेटफॉर्म का गठन हुआ कोहिमा में, जिसे नागा कल्ब कहते हैं। नागा कल्ब नागाओं का पहला एक प्लेटफॉर्म है, पहला एक स्टेज है, पहला एक समूह है
जहाँ पर नागा एकत्रित होते थे और एक दूसरे से अपनी बात को शेयर करते थे। ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था, अंग्रेज़ों के साथ में ये बैठते थे। 1927 के अंदर आप जानते हैं इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए एक कमीशन का गठन हुआ जिसका नाम साइमन कमीशन था। और जब साइमन कमीशन इंडिया आया तो नागा कल्प के ही एक नागाओं के समूह साइमन कमीशन से जाकर मिला और इन्होंने कहा कि हमारा जो हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारा रीति रिवाज, हमारा सब कुछ एक सिस्टम है वो अलग है, क्रिमिनल सिविल टोटल सिस्टम अलग है। तो आप हमारे लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर हमें स्वायत्ता प्रदान की जाए, हमें अलग किया जाए, हमारे लिए अलग विचार किया जाए। साइमन कमीशन ने उनके दिए प्रपोजल को ध्यान में रखा और आप सब जानते हैं कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट जब 1929 के अंदर ब्रिटेन में रखी गई, उसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद में आप और हम सब जानते हैं कि एक श्वेत पत्र जारी किया गया और उस श्वेत पत्र के बाद में हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म था जिसे भारत शासन अधिनियम 1935 कहते हैं। जब 1935 का अधिनियम आया तो 1935 के एक्ट में नागालैंड को एक्सक्लूडेड एरिया घोषित कर दिया गया, जो नागा हिल्स डिस्ट्रिक्ट था। एरिया मतलब नागा कोई लैंड कोई स्टेट नहीं था, एक नागा हिल क्षेत्र जो है और त्वेंगछांग जो ऊपर अरुणाचल प्रदेश में जो उस समय नेफा में पड़ता था, उसे नीचे का जो क्षेत्र है उसको उन्होंने एक्सक्लूडेड एरिया यानी बाह्य क्षेत्र घोषित कर दिया गया, उसे फ्री कर दिया गया। कहने का मतलब उनको अपने आप में ऑटोनॉमी दे दी गई, कह दिया गया कि हम आपके मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगे, एक प्रकार का इनर लाइन खींच ली गई। 1945 में आते आते वहाँ पर एक पॉलिटिकल बॉडी गठित की गई जिसका नाम था नागा हिल डिस्ट्रिक्ट ट्राइबल काउंसिल। अप्रैल 1945 के अंदर इस बॉडी का गठन हुआ था और इसके डिप्टी कमिश्नर बनाए गए चार्ल्स रिडले पावशे, जो अंग्रेज ICS अधिकारी थे। इनके प्रयासों से इनका वही रोल था जो कांग्रेस के गठन में एओ होम का है, आप समझ गए। इनके प्रयासों से 1946 के अंदर 2 फरवरी 1946 को नागा नेशनल काउंसिल बनाई गई और नागा नेशनल काउंसिल के मुखिया बने फिजो, जो फादर ऑफ नागालैंड कहलाते हैं, फिजो। इसके साथ कुछ नेता अलीबा एमती, सेकरी, ऐसे बहुत सारे कुछ नेता नागाओं के नागा लीडर्स इसके साथ शामिल हो गए। और विद्यार्थियों, नागा नेशनल काउंसिल का मूल उद्देश्य था एक स्वायत्त और अलग नागालैंड स्टेट का निर्माण करना, उनकी नागाओं की जो संस्कृति है उनकी रक्षा करना, रीति रिवाजों परंपराओं के अनुसार राज्य को चलाना। देखिए, नागालैंड का जो सिस्टम चलता है वो वहाँ के विशेष नियमों के तहत चलता है, जिसको यजाबो बोलते हैं। यजाबो YEHZABO यजाबो वहाँ का संविधान है जिसके हिसाब से नागालैंड का सिस्टम चलता है। यानी यजाबो के हिसाब से नागालैंड को एक संप्रभु राज्य को स्थापित करना इनका काम था। इस नागा नेशनल काउंसिल के अंदर 29 मेंबर थे। 10,000 पर एक मेंबर का चुनाव होता था। 2 रुपये इनकी मेंबरशिप फीस थी और इस प्रकार ये सिस्टम अंग्रेज़ों के काल में चलता रहा। 3 जून 1947 के अंदर, मैं जल्दी इसलिए बढ़ रहा हूँ कि हमारे लेवल से यानी अपन जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं कॉलेज लेवल पे, ये इतना ठीक है। 3 जून 1947 को जब माउंटबेटन प्रस्ताव आया
जिसके तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। इस प्रस्ताव के अंदर कबायली जो इलाके हैं या ट्राइब एरिया है, इससे रिलेटेड कुछ बातें कही गई। एक बात तो ये कही कि उत्तर पश्चिम के अंदर जो ट्राइब्स हैं, जो बलूच एरिया और इसके पास का एरिया था, ये ट्राइब्स पाकिस्तान में मिलेगी, परंतु अन्य ट्राइब्स जो हैं उनको वही अधिकार होगा जो देसी रियासतों को है। और देसी रियासतों को यह अधिकार दिया गया था, माउंटबेटन प्रपोजल में ये था कि वो चाहे तो पाकिस्तान में मिले, चाहे तो भारत में मिले, और यदि वो अपने आप को स्वायत्त रखना चाहती है तो वो स्वायत्त रखे, और ट्राइब्स भी ऐसा कर सकती थी। इस प्रस्ताव में यह था कि 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हो जाएगा। नागा नेता फिजो ने भी 14 अगस्त 1947 को अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। उन्होंने कहा हम नहीं पाकिस्तान में मिलेंगे न भारत में मिलेंगे, हम एक तरह से स्वतंत्र होंगे। अपने आप को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया, और इसकी एक इन्फॉर्मेशन लेटर जो है वो भारत और पाकिस्तान को सब भेजने के साथ साथ उन्होंने यूएनओ को भेज दिया, और अपने आप को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में खड़ा कर दिया, एक स्टेट के रूप में खड़ा कर दिया, और वहाँ के मुख्य प्रेसिडेंट बन गए फिजो। फिजो उस समय अंतरिम सरकार के थे। बाद में 28 दिसंबर 1950 को फिजो वहाँ प्रेसिडेंट इलेक्टेड हो गए। इससे पहले कुछ बातें समझना बहुत ही जरूरी है। 47 से लगाकर 50 तक भारत सरकार और असम सरकार ने कई बार ये कोशिश की कि नागालैंड साथ में बना रहे, परंतु नागा नेशनल काउंसिल ने इस बात से पूरी तरीके से मना कर दिया कि हम अलग हैं। भारत सरकार ने जब स्टेट के निर्माण किए, क ख ग श्रेणी के स्टेट के निर्माण किए, तो क श्रेणी का स्टेट पूर्वोत्तर में असम था, और असम के साथ ही उन्होंने नागालैंड को मिला दिया। नागालैंड एक डिस्ट्रिक्ट के रूप में असम के साथ मिला दिया गया। नागा लोग और नाराज हो गए क्योंकि उसे असम का हिस्सा बना दिया गया। और दूसरी तरफ भारत सरकार ने नागालैंड के लोगों की प्रॉब्लम्स, उनके लीडर्स, उनके ग्रुप्स के साथ में कोई बात नहीं की, और धीरे धीरे अंगामी जापू फिजो जो वहाँ के बड़े नेता थे, उन्होंने ये डिसाइड किया कि नागालैंड के लोगों के साथ में प्लेबिसाइड करवा दिया जाए, और प्लेबिसाइड से ये डिसीजन कर दिया जाए कि नागालैंड किसके साथ मिलना चाहता है। 16 मई 1951 को वहाँ प्लेबिसाइट हुआ। मेरी बात अच्छी तरीके से समझिए। और नागालैंड के लोगों ने 99.9% लोगों ने ये कहा कि नागालैंड अलग और स्वतंत्र राज्य होगा, संप्रभु राज्य होगा, वो किसी के साथ नहीं मिलेगा। भारत सरकार ने इस प्लेबिसाइट को मानने से मना कर दिया। नागा लोग नाराज हो गए। आप समझ रहे हैं कि इंसर्जेंसी क्यों फैलती है, विद्रोह क्यों फैलता है। इंसर्जेंसी का मतलब क्या होता है, ये थोड़ा सा समझ लीजिए। इंसर्जेंसी का मतलब होता है राजद्रोह, या कहते हैं विद्रोह, या कहते हैं विप्लव, या मैं ये कहूँ कि इसका मीनिंग ये है कि किसी भी वेद सत्ता के विरुद्ध, पॉलिटिकल अथॉरिटी के विरुद्ध वहाँ के लोग जो विद्रोह कर दे उसे इंसर्जेंसी बोलते हैं। और नागा लोगों ने भारत सरकार की जो फर्स्ट गवर्नमेंट थी, ऑन ग्राउंड गवर्नमेंट थी, उन ऑन ग्राउंड गवर्नमेंट के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और अपनी अंडरग्राउंड गवर्नमेंट चलाने लग गए। अंडरग्राउंड क्यों कहते हैं, क्योंकि ऑन ग्राउंड गवर्नमेंट इंडिया की थी, तो वो अंडरग्राउंड गवर्नमेंट थी, अंडरग्राउंड गवर्नमेंट चलाने लग गए। फिजो ने 22 मार्च 1956 को वहाँ पर नागा सेंट्रल गवर्नमेंट की घोषित कर दी, जिसे 1959 में फेडरल गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड कहा जाने लगा।
और नागा होम गार्ड का भी गठन कर दिया गया, जो वहाँ की नागा फेडरल आर्मी ऑफ नागालैंड के नाम से जाना जाता है। अंततः भारत सरकार को वहाँ पर मिलिट्री भेजनी पड़ी। भारत सरकार ने ये सोचा कि वहाँ पर मिलिट्री भेजने से लोगों को नियंत्रण कर दिया जाएगा, वहाँ शांत कर किया जा सकेगा। परंतु मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 1957 तक मिलिट्री के हाथ में नागा लोग नहीं आए, गुरिल्ला युद्ध का सामना नहीं कर पा रहे थे। ऐसी स्थिति के अंदर मिलिट्री को स्पेशल पावर देने के लिए 11 सितंबर 1958 को हिंदुस्तान के अंदर एक कानून लाया गया, जिसे हम कहते हैं आर्मर्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट या अफसपा। पहली बार मिलिटेंट के विरुद्ध ये लाया गया कानून था और ये पहली बार लागू किया गया नागालैंड में। एक बात ध्यान रखिए, अफसपा सामान्यतः हम कई बार सुनते हैं तो जम्मू कश्मीर को लेकर बात सुनते हैं तो आती थी बात, या मेघालय के अंदर जहाँ भी हटा दिया है शर्मिला इरोम का आपने सुना होगा, अखबारों में बहुत बार रहता है अफसपा कानून के बारे में। तो ध्यान रखिए, अफसपा एक ऐसा कानून है जो हम नागालैंड के लिए लाए थे, और इसका लाने के पीछे रीज़न क्या था मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि नागालैंड के अंदर जो विद्रोह चल रहा था, विप्लव चल रहा था, जो इंसर्जेंसी चल रही थी, उनको दबाने के लिए हमारी मिलिट्री आर्मी को विशेष पावर दिए गए। क्यों दिए गए? इसमें होता क्या है? होता यह है कि जो वहाँ पर स्थानीय लेवल पर पुलिस कार्य करती है हमारे यहाँ पर, वो अधिकार वहाँ पर किसको दे दिए जाते हैं? मिलिट्री को दे दिए जाते हैं। उनको गिरफ्तारी करना, जांच करना और कार्रवाई करने के पूरे अधिकार होते हैं, जो अफसपा एक्ट की सेक्शन 3 के तहत मिलते हैं। और सेक्शन 3 और सेक्शन 4 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके तहत उन्हें पावर मिलते हैं, जिसमें वो किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं, वो कहीं भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, और इसके साथ में वो कार्रवाई कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट तक गोली तक मारने का उनके पास अधिकार होता है। यानी मिलिट्री को विशेष पावर दिया जाता है, और ये विशेष पावर नागालैंड में पहली बार 1958 में दिया गया, अफसपा लागू किया गया। अफसपा लागू करने के बाद में भी नागालैंड के अंदर जो इंसर्जेंसी थी वो चल रही थी। भारत सरकार ने अंततः ये कोशिश की कि वहाँ शांति स्थापित की जाए, और विद्यार्थियों 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को एक अलग स्टेट बना दिया गया, एक अलग राज्य का दर्जा दे दिया गया। वो भारत का 16वां राज्य बन गया, और 16वां राज्य बनने के साथ साथ हमने वहाँ पर नागालैंड के लिए एक विशेष प्रावधान किया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 जो हमारा भाग 21 है, उसके अंदर एक आर्टिकल जोड़ा गया, 371 कैपिटल ए जोड़ा गया, और उसके तहत हमने ये प्रावधान किया कि नागालैंड में क्या सिस्टम रहेगा। हम 371 की बात करेंगे आगे कि 371 के अंदर क्या प्रावधान है, क्या सिस्टम है, कैसे 371 के अंदर, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के लिए ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। 371 के अंदर 371 ए 1, 2 और 3 है। एक के अंदर क ख ग घ है, और 2 और 3 इसके साथ भी अपन बात करेंगे, और इसके साथ नागालैंड स्टेट एक्ट 1962 ये भी बात करेंगे कि वहाँ क्या है। ये बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंसर्जेंसी के बारे में आगे बात कर लूँ कि आगे क्या हुआ था। उसके बाद विद्यार्थियों ये हुआ था कि 1971 की फिजो तो पहले ही 1958 में भी वहाँ से भाग गया था, और पूर्वी पाकिस्तान चले गए, और वहाँ के बाद लंदन चले गए, जो लंदन में 1990 में फिजो की डेथ हो गई। वहाँ के पहले मुख्यमंत्री बना दिए गए पी शिलुआओ, वहाँ के सीएम बन गए। पर 1975 में इंदिरा गांधी जब नागा विद्रोही शांत नहीं हुए, और वो ये मांग करते रहे कि हमें स्वायत्ता दी जाए, अलग राज्य दिया जाए, ये अलगाववादी ताकतें वहाँ पनपती रही, तो एनएनसी के साथ में शिलोंग एकॉर्ड भारत सरकार ने किया, शिलोंग समझौता हुआ। परंतु शिलोंग समझौते को भी एनएनसी ने नहीं माना। धीरे धीरे विद्यार्थियों जब फिजो बुढ़े होते गए, तो वहाँ पर जो एनएनसी थी वो 2 भागों में विभाजित हो गई। 1980 में जाते जाते एनएनसी जो हैं वो
नागा सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालिम गठित हो गई, या नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालिम। नागालिम का मतलब आप समझ गए, एक पूरा असम, म्यांमार, मणिपुर का जो एरिया है जहाँ पर नागा लोग रह रहे हैं, उन पूरे को लेकर एक नागालैंड स्टेट बनाने का जो सपना है वो ये देखता है। NSCN बन गया, और NSCN वहाँ काम कर ही रहा था। 1988 के अंदर NSCN के दो नेता जो खापलांग और इशाक मुइवा जैसे लोग थे, उनकी कुछ विचारधाराएं अलग थी, क्योंकि खापलांग ग्रुप था वो उग्रवाद में ज़्यादा विश्वास करता था, और इशाक मुइवा एक ऑटोनॉमी की तरह गवर्नमेंट के साथ बात कर रहा था। 1988 में ये दोनों ग्रुप अलग हो गए। एक बन गया NSCN के यानी खापलांग, जिस पर भारत सरकार बैन कर चुकी है, और दूसरा ग्रुप बन गया NSCN IM का मतलब है इशाक मुइवा। दो नेता है, इशाक मुइवा, उनकी इसलिए इसको इशाक मुइवा बोलते हैं, IM बोलते हैं। ये वहाँ के बन गए। इशाक मुइवा के साथ में हमारी सरकार लगातार बात करने की कोशिश की। 1997 के अंदर जब हमारे देश के प्रधानमंत्री गुजराल साहब हुआ करते थे, इंद्र कुमार गुजराल साहब, उस समय हमने सीज फायर का एग्रीमेंट किया, तय किया कि न भारत के आर्मी है वो आपके नागा लोगों पर फायर करेगी, और न ही वो लोग हम किसी प्रकार के यहाँ फायर करेंगे। परंतु म्यांमार के अंदर रहकर जो खापलांग ग्रुप था वो लगातार हिंदुस्तान के अंदर अपनी कार्रवाइयों को चला रहा था। अगस्त 2015 के अंदर अजीत डोभाल के प्रयासों से, हमारी सरकार जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट है, इनके प्रयासों से एक काम हुआ, और वहाँ पर एक नागा सोशलिस्ट नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड रिफॉर्म्ड एक पॉलिटिकल ग्रुप बीजेपी के साथ बना, जो आप जानते हैं वर्तमान में वहाँ पर सरकार चला रहे हैं। कोशिश हुई और एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट तैयार हुआ। तो फ्रेमवर्क का मतलब ये होता है, मैं आपको बताऊँ, एग्रीमेंट जो फाइनल एग्रीमेंट होता है उससे पहले का जो एग्रीमेंट होता है, जो फाइनल एग्रीमेंट नहीं होता है, एक तैयार फ्रेम होता है कि हम किस प्रकार का एग्रीमेंट करेंगे। फ्रेमवर्क एग्रीमेंट तैयार किया गया, प्री फाइनल एग्रीमेंट बोलते हैं जिसको जनरली कहें तो प्री फाइनल, फाइनल से पहले का एग्रीमेंट तैयार किया गया। इस एग्रीमेंट को जो 2015 में हुआ, ये आगे नहीं पब्लिकली ओपन नहीं किया गया, और कट ऑफ डेट जो इसकी थी वो 31 अक्टूबर 2019 थी। RN रवि जो नागालैंड के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर हैं और इसके साथ में वो मध्यस्थ भी हैं, उन्होंने नागा ग्रुपों के साथ बात की, परंतु विद्यार्थियों 31 अक्टूबर 2019 तक ये काम नहीं हो पाया। फाइनल करना था, फाइनल नहीं हुआ, और वर्तमान में नागालैंड के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स अभी भी चल रही है। आप जानते हैं जून 2020 के अंदर अभी हमारी गवर्नमेंट ने नागालैंड को फिर अशांत एरिया, डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर दिया, और 6 महीने के लिए इन दिसंबर 2020 तक नागालैंड अशांत क्षेत्र है। और अभी भी नागालैंड के अंदर अलगाववादी ताकतें, जो हिंदुस्तान में सबसे पहले अलगाववादी ताकतें पनपी नागालैंड में, आज तक वहाँ पर विप्लव चल रहा है। वहाँ के कई ग्रुप्स जो हैं वो अलग स्वायत्ता की मांग करते हैं, और उनकी खास दो मांगें जो आप न्यूज़पेपर्स में वगैरह पढ़ते हैं, एक तो आप जानते हैं कि वहाँ सेपरेट फ्लैग है उनका, और दूसरा वो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, दोनों चाहिए। भारत सरकार ये कह चुकी है कि आप वहाँ का स्थानीय लॉ और सिस्टम जो चलता है वो आप भले ही हिजाबों के तहत चलाएं, और सेपरेट जो फ्लैग है वो आप नेशनल प्रोग्राम्स के अंदर नहीं फहराकर आप अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भले ही फहराएं, परंतु नागा लोग इस बात को नहीं मान रहे हैं, और अभी थोड़ा सा वो ज़्यादा उपद्रवी हो चुके हैं, या कार्रवाइयाँ अपनी खासी तेज़ कर चुके हैं। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। यदि अपन देखें कि उसका क्या कारण है कि अभी ज़्यादा ऐसा हो रहा है, तो मैं आपको
बता दूं, इसका रीज़न मेरा ये मानना है, या मैं ये मानता हूँ कि एक तो वहाँ के जो ये ग्रुप हैं NSCN, खापलांग हैं, इशाक मुइवा, जो वहाँ का खापलांग तो बैंड है मगर इशाक मुइवा जैसे जो ग्रुप हैं ये जो सोच रहे हैं कि हम यदि भारत सरकार के साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं और शांति स्थापित हो जाती है तो हमारा स्टेटस क्या रहेगा, और हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे जो कैडर्स के लोग हैं, उनका क्या होगा। दूसरी बात, ये लोग वहाँ पर एक पैरेलल इकोनॉमी चला रहे हैं। अब वो पैरेलल इकोनॉमी जो उनकी चल रही है वो ख़त्म हो जाएगी। तीसरा, वो ये चाह रहे हैं कि हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन उनका जो है चल रहा है, जो वो लोग काम कर रहे हैं, उनको क्या मिलेगा, उनको जो सीनियर लीडर्स हैं उनको पोस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और इसी ग्रुप के अंदर इशाक मुइवा ग्रुप के कुछ लोग हैं जो वहाँ कंप्लीट संप्रभुता चाहते हैं, केवल और केवल अलग से थोड़ी अधिकार या कुछ स्वायत्ता तक वो सीमित नहीं रहना चाहते। और एक भय और भी है वहाँ का, वो ये है कि जब 370 एक ही दिन में हट सकती है तो 371 एक की क्या गारंटी है कि भारत सरकार इसको नहीं हटाएगी। इन्हीं वहाँ के लोगों में कुछ असंतोष की बातें हैं। यदि इनके साथ अच्छी तरीके से बैठकर बात की जाए, कुछ विश्वास में लिया जाए, उनके कैडर के लोगों को ख़ास तौर से सम्मान दिया जाए, तो मेरा ये मानना है कि नागालिम तो नहीं बन सकता, ग्रेटर नागालैंड का तो गठन भारत सरकार नहीं कर सकती, क्योंकि आप जानते हैं अरुणाचल अपना कुछ क्षेत्र है वो देगा नहीं, मणिपुर भी देगा नहीं, असम के से क्षेत्र चाहिए वो देगा नहीं। और यदि यहाँ से हम मिलाकर भी दे दें, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और ये बना भी दें, तो म्यांमार के अंदर जो नागा जातियाँ हैं, जो उनकी मूल जगह हैं, वहाँ म्यांमार से भारत क्षेत्र नहीं ले सकता, बर्मा से हम नहीं ले सकते। तो नागालिम जैसा स्टेट बनना तो मुश्किल काम है। पर यह है कि जो वर्तमान नागालैंड है इसमें शांति स्थापित करने का भारत सरकार कोशिश कर रही है और हो भी सकती है। अब हमारा जो टॉपिक है ये तो वहाँ के इंसर्जेंसी और हिस्ट्री है, ऊपरी तौर पर है कि वहाँ हो क्या रहा है, परंतु हाल ही में कुछ घटनाएं, वहाँ कुछ डिसीजंस, जैसे महिला रिजर्वेशन को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि वहाँ का जो लोकल बॉडीज़ हैं उसके अंदर महिलाओं को 1/3 रिजर्वेशन मिलना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनली ये प्रावधान है 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1993 के अंदर जो लोकल बॉडीज़ हैं, नगरीय संस्थाएं हैं, उनके अंदर 1/3 वुमेन्स का रिजर्वेशन का प्रावधान है, वो मिलना चाहिए। नागा लोग महिलाओं को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं देना चाहते, वो रिजर्वेशन का विरोध कर रहे हैं, ये भी अपन बात करेंगे। मगर इससे पहले हम थोड़ा सा पहले ये पढ़ लें कि आर्टिकल 371 जो हैं संवैधानिक प्रावधान है, ये तो प्रैक्टिकल बातें थी, संवैधानिक प्रावधान है वो क्या है, 371 A, 2 और 3, ये क्या A1, A2, A3 क्या है, ये अपन बात करें, मगर इस बात को अपन अगली क्लास में करेंगे। थोड़ा सा नागालैंड बड़ा टॉपिक है, अच्छी तरीके से समझिए, ये कंपटीशन क्लासों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं आपको बता देता हूँ, ये कंपटीशन के सिवाय जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें समझने के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें समझना ये बहुत ज़रूरी है कि भारत के ऐसा नहीं है कि किसी देश के अंदर ऐसा नहीं है, ये दुनिया के बहुत सारे देशों में अलग अलग क्षेत्रों को लेकर, यदि किसी की सांस्कृतिक पहचान अलग है, किसी की ज्योग्राफिकल स्थिति अलग है, किसी की मान लीजिए आर्थिक स्थिति अलग है, तो उस राज्यों के लिए हम विशेष प्रावधान कर सकते हैं। सौराष्ट्राना विदर्भ एरिया के अंदर 371 के विशेष प्रावधान है, गुजरात महाराष्ट्र में हम किए जा सकते हैं। ऐसा करना कोई गलत नहीं है, कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, मगर बात यह है कि कई जगह इस प्रकार के प्रावधान ठीक तरीके से काम नहीं करते, या उन लोगों में जो भय हैं या वहाँ अलगाव पनप जाता है, क्या कारण है इसकी अपन बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, अगली क्लास में अपन बात करेंगे आगे।